चलो नालायक बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का चैप्टर 1 के जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी, उसके अंदर टोटल 7 यूनिट हैं। तो हमने उन सातों यूनिट को क्रैक डाउन किया इतने इजी लैंग्वेज में और इतने कंसाइज नोट में कि आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो शुरू करना है और बस बंद नहीं करना। एंड में ये भी बताऊंगा कि इन सातों यूनिट में से कौन सी यूनिट से इस बार के अटेम्प्ट में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। चलो सर, देखो सबसे पहले हम चैप्टर 1 का यूनिट 1 कर रहे हैं जिसका नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, चलो सर आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन। आप इस बात से घबराना नहीं कि सर ये तो थ्योरी है, 11th की है, आएगी नहीं आएगी, आएगी। हमें 100 नंबर चाहिए, 100, हम सब कुछ करके जाएंगे। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। मैंने क्या बोला? कितनी बातें? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। क्या क्या हो गया? RCSA, रक्षा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। डन है जी, मुझे पहली बात याद होगी। अकाउंटिंग का मतलब है रक्षा ऑफ किसका? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। किस लिए? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। खत्म हो गया। अगला थियोरटिकल फ्रेमवर्क। अब थियोरटिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? देखो, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स दैट गाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब हम लोग जो अकाउंट में जो अपनी प्रैक्टिसेस को या जिस भी मेथड को यूज करते हैं वो क्या है? थियोरटिकल फ्रेमवर्क है। अगला ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऊपर आया था ना ट्रांजैक्शन, एन इवेंट दैट हैज अ फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन बिजनेस। मतलब शादी होना भी एक इवेंट है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर सामान का बिकना या आप उस सामान का खरीदना, ये एक इवेंट है और उस इवेंट को इस अकाउंटिंग के टर्म में बोला गया ट्रांजैक्शन। चलो सर अब आगे देखते हैं। इवेंट, अ हैपनिंग दोज रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन। अब उस ट्रांजैक्शन से जो इवेंट हुआ, एक मिनट, क्या बोला? उस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है वो है इवेंट। उस ट्रांजैक्शन का जो इवेंट है, उस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है वो इवेंट है। समझा देता हूं, देखो ऐसे समझो। एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 1 लाख टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक। दूसरा, द इंडिविजुअल अर्न 1.5 लाख इन रेवेन्यू ड्यूरिंग द मंथ। अपन ने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1.5 लाख रुपए रेवेन्यू आया। रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख आर इनकर्ड। अब आपने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने से आपके यहाँ पे 1.5 लाख की सेल हो गई, लेकिन आपका इस 1.5 लाख में 1 लाख का खर्चा हो गया, तो 50,000 का हुआ प्रॉफिट। ध्यान से समझते हैं ना अभी तक? सर 50,000 का हुआ प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है कि जो आपका एसेट होता है ना, एसेट वो दो चीजों के इक्वल होता है। किसका? एक लाइबिलिटी और एक आपका कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया था। डन। तो अभी तक मैंने आपसे जितनी बातें करी एक बार उसको दोबारा से देखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया अकाउंटिंग क्या होता है, फिर मैंने बोला अकाउंटिंग एक फ्रेमवर्क है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। फिर मैंने आपको बोला ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन इवेंट है। इवेंट क्या होता है? हम कुछ भी जो करते हैं ट्रांजैक्शन, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो है इवेंट। अब मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि कैपिटल क्या है, जो आपने इन्वेस्ट किया, आपने जो सामान बेचा वो आपका रेवेन्यू है, और जो रेवेन्यू बेचने के लिए जो आपने खर्चा किया वो एक्सपेंसेस है, और रेवेन्यू में से खर्चा माइनस करने के बाद क्या आया? आपका एक्सपेंसेस आया। ये बहुत बच्चों की बात है, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अब ये आपके एग्जाम में आता है, जैसे कि पहला, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किस लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग। अगला, द टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तीसरा, टू एक्सेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तीनों बातें जरूरी है। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? कैसे पता चलेगा कि हमारा धंधा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और तीसरी बात, टू एक्सेस द फाइनेंशियल पोजीशन, अभी कहाँ पे है? 1 लाख रुपए डाला था, बचा है कि सब उड़ गया? तो तीन बातें अब यहाँ पे मोटा मोटा याद रखना। पहला डिसीजन मेकिंग के लिए, दूसरा परफॉर्मेंस के लिए, तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। अब चलते हैं सर अकाउंटिंग साइकिल में। अब अकाउंटिंग साइकिल जो मैंने बोला था ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, उसी में देखो सबसे पहले होता है, सबसे पहले होता है बेटा ट्रांजैक्शन का एनालिसिस। आइडेंटिफाई द इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन जो अभी हमने ऊपर बनाई, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। पोस्टिंग, हम जर्नल से जो लेजर बनाते हैं उसको बोला जाता है पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है? चेक करने के लिए एक्यूरेसी को। और वहाँ पे हम सारी लिस्ट बना देते हैं, ऑल अकाउंट्स और जो भी बैलेंस आए थे। मतलब मैंने समझो ना ऐसे कि मैंने एक सेल किया, तो सेल में आ गए 2 ट्रांजैक्शन। पहला कौन कौन सा ट्रांजैक्शन? पहला, आपने जब सेल किया तो आपका सामान गया और आपके पास पैसा आया, तो ये हो गया 2 इंपैक्ट आ गया, दोनों के अलग अलग लेजर बनेंगे। यही दोनों लेजर के बैलेंस उठ के जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। अगला एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? मान लिया आप कुछ भूल गए करना,
तो वो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, एडजस्टमेंट तभी होगी जब आप लोग अपने बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके होगे, जिसको बोला जाता है फाइनल एडजस्टमेंट या फाइनल अकाउंट। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग एंट्री। अब आपने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, अब आप गलती ढूंढ रहे हो। गलती ढूंढने के बाद गलती मिल गई, अगर गलती मिल गई बहुत बढ़िया, ट्रायल बैलेंस को ही अपडेट कर लेना। लेकिन अगर गलती नहीं मिली, आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, फाइनल अकाउंट बनाया था, तब गलती मिली, तो आपको ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। आगे चलते सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अभी आपको ये नया लग रहा होगा, लेकिन कैश फ्लो बनता है बेटा। ऐसे तो एक इक्विटी स्टेटमेंट भी बनता है। फिलहाल के लिए अभी आप तीन चीजें याद रखो, क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। क्लोजिंग एंट्री, क्लोज टेम्परेरी अकाउंट टू रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो क्या होता है, बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं ना, बैलेंस शीट के आइटम, वो जब वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं उसको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्री। मतलब साल के एंड में ट्रांजैक्शन को बैलेंस शीट में डालना मींस क्लोजिंग एंट्री। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस आफ्टर क्लोजिंग एंट्री। ऐसा लोग कहते हैं कि बनाना चाहिए, जनरली प्रैक्टिस में नहीं देखा गया है। आगे चलते सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब लेकिन जो आप अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हो या जो आप एंट्रीज कर रहे हो, जो अकाउंट बना रहे हो, उसके लिए आपको ना GAAP फॉलो करना पड़ता है। क्या है सर? ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा आपको IFRS भी मेंटेन करना पड़ता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स बनानी पड़ती है। IFRS बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बोलो समझ आया? अगर समझ आया तो रुकना नहीं है बेटा, जल्दी से आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सर ये क्यों करा रहे हो? अरे मुझे बुक कीपिंग भी कराना है आपको। पहला चैप्टर बड़ा है, बाकी सारे छोटे 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 हैं। देखो सर जल्दी से देखते हैं अकाउंटिंग। अब दोबारा से देखो वही, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आप कहोगे सर बार बार क्यों? याद करवा रहा हूँ ना दोस्त। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? आप देखो, डेटा अबाउट अ बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लो, इनको बोला गया आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया सर। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? डेटा स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो कहता है एक टाइम पे आपको रुक के एक बार इवैल्यूएट करना पड़ता है ना, कि क्या हम जो दौड़ रहे हैं सही दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं। मैं ना अपने बच्चों को भी कहता हूँ, बेटा जब आप सुबह उठो तो एक बार एनालाइज करो, रात को सो तो एनालाइज करो कि पूरा दिन कैसे गया। सुबह उठने के पहले प्लानिंग कर लो क्या करना है, रात को देखो क्या हुआ। ऐसे ही बिजनेस को भी बोला, एक साल का टाइम दिया, तुम एक साल के एंड में बताओ कि तुमने क्या अर्न किया, लॉस कमाया, प्रॉफिट कमाया, धंधा सही चल रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है, ताकि तुम अगले फाइनेंशियल टर्म में अच्छे से काम कर सको। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऊपर भी बता चुका था, दोबारा से बता रहा हूँ। तीन पर्पस बेटा, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा उसके बाद जो ऊपर बताया था इसको थोड़ा सा और इलाबोरेटेड फॉर्म में बेटा। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? पहला ट्रांजैक्शन एनालिसिस, वही पहला वाला पॉइंट सेम है। उसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ? जर्नल में। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप करना। ग्रुप करना मतलब लेजर बनाना, लेजर को ग्रुपिंग भी बोलते हैं बेटा। समराइजिंग का मतलब फाइनल अकाउंट बनाना, जहाँ पे आप तीन चीजें बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। सर ये रिपीट हो रहा है? अरे रिपीट में आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ बेटा। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कोई इंपॉर्टेंस है ना जी सर? पहला, असेंशियल फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस। अगला, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? अरे बिजनेस से जो जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब स्टेक होल्डर कहलाते हैं, नॉट शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। जैसे कि ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर। हेल्प बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस अबाउट ऑपरेशन, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट। इंश्योर कंप्लायंसेस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। अकाउंटिंग करने से आपको पता चलता है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को जो इंस्टीट्यूट ने इशू किए हुए हैं वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कौन से इंस्टीट्यूट? अभी आएगा आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी वीडियो में बेटा। यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कौन यूज करता है, कौन यूज कर सकता है और कौन यूज करेगा, देखते हैं सर। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ, वही तीन चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, डेटा वगैरह। डेटा अबाउट अ बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अकाउंटिंग साइकिल फिर वही आया बेटा, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही तीन चीजें बेटा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। अब देखते हैं सर स्टेप्स इन यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये भी मैं करा चुका था, रिपीट कर रहा हूँ बस इसलिए ताकि आप जब नोट्स को पढ़ो तो आपको रिवाइज हो जाए बेटा। अगला, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अरे वही पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। फाइनेंशियल रेशियोज, अब ये देखो नया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो आप जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो किस किस टाइप में हो सकता है। पहला तो जी बुक ही उठा के दे दो कि ये लो बुक पढ़ लो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। इसके अलावा आप उनको रेशियोज बता सकते हो, रेशियोज कि आप उन सामने वाले को रेशियो दिखा दो। कंपेयर द फाइनेंशियल डेटा टू एक्सेस द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी। याद करो 12th क्लास में थर्ड बुक वॉल्यूम 3 TS ग्रेवाल सर की, वहां पे 4 रेशियो थे, ये वही रेशियो के फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज कर सको इसीलिए मैं आपको एनालिसिस भी करके दूंगा। डन सर। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगा? वही तीन बातें जो मैंने आपको बताई थी, वहीं पे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई, बाकी सेम है बेटा। अच्छा अगला, अगला सर, अगला 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 अगला
इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, समय के साथ अकाउंटिंग सोशल साइंस बन गया है। कैसे बन गया और देखते हैं सर। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, ठीक है, समय के साथ डेवलप हुआ। सोशल साइंस क्यों बोला गया? अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। ऐसे कैसे, देखो समझाता हूँ। अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड टू अंडरस्टैंड एनालाइज सोशल फिनोमेना। देखो पहले क्या था, अकाउंट एक इंफॉर्मेशन थी, अब अकाउंट का सोसाइटी पे इंपैक्ट देख के उनसे पूछा गया। क्यों? क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उससे सोसाइटी इंपैक्ट होती है, वो आपके बिजनेस को पढ़ के आपके बिजनेस में इंपैक्ट इन्वेस्ट करती है, रीड करती है, वो आपको उधार देती है, आपका सामान खरीदती है। तो इसीलिए अब इसको बोला गया कि धीरे धीरे सोशल साइंस हो गया, लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि सोसाइटी समझ पाए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं सर। अर्ली सिविलाइजेशन में क्या होता था? बेसिस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एग्जिस्टेड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट में। दो जगह देखा गया था, देख लेना शायद आ जाए बेटा, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में। अगला डबल एंट्री बुक कीपिंग आया, ये कहाँ पे डेवलप हुआ बेटा? इटली में। इटली में कब? 13th सेंचुरी में। हम लोग आज तक वही पढ़ रहे हैं बेटा, डबल बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंक्रीज डिमांड फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेड टू द एडवांसमेंट इन अकाउंटिंग। अब इंडस्ट्री ने उसको आके IFRS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों से उसको मैच कराया। अकाउंटिंग एज सोशल साइंस ऊपर बता चुका हूँ बेटा, आप देखते हैं सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कोई ऑब्जेक्टिव है ना सर? देखो 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ट्रांजेक्शन, ascertainment of result, ascertainment of financial position and providing information to the user। बस आपको इतना सा याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग क्यों करते हो, तो बोलेंगे सर रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, पैसा लेना देना है ना। दूसरा, सर रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए कि इतना सब कुछ करने के बाद कुछ कमाया या गवाया। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जब हमने धंधा शुरू किया था तो 1 लाख रुपए लगाए थे, आज 1 लाख बढ़ के 5 लाख हुए या 1 लाख घट चुका है। एंड द लास्ट, यूजर्स के लिए बनाते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। चलो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। अकाउंट का काम क्या है सर? पहला, मेजरमेंट करना। मेजर किस चीज़ का मेजर? अरे आपकी परफॉर्मेंस का, करंट फाइनेंशियल की पोजीशंस का। दूसरा, फोरकास्टिंग करने का, मैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके आगे के बारे में नए नए रूल्स और डिसीजंस लूंगा, तो हो गया फोरकास्टिंग। डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, एक एक करके सब चीज बताता हूँ। डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, मैं ना इस डेटा को देख के ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा धंधा आगे बहुत, अरे समझो ना 10th क्लास में आप लाए 95%, अब आपको कोई भी मिलेगा ना आपके 10th क्लास के मार्क्स देख के वो क्या बोलेगा? अरे तुम तो 12th में 100 ला सकते हो। तो ये क्या हुआ? फोरकास्टिंग। ठीक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के की जाती है फोरकास्टिंग। लेकिन फोरकास्टिंग एक ना कैसे हुआ कि मतलब इंस्टीट्यूशन के ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बेसिस पे डिसीजन भी लिए जाते हैं कि नहीं ऐसा होगा, आप ऐसे ऐसे करो। अगला क्या है? कंपैरिजन। लास्ट ईयर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने पिछले साल अगर 10% का प्रॉफिट कमाया तो इस साल भी 10 का क्यों बढ़ा, क्यों नहीं। या फिर कंट्रोल करना, अगर खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो मैं लेजर में देख के खर्चे को कंट्रोल करवा सकता हूँ, और गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है टैक्सेस वगैरह लगाने के लिए। लेकिन अब एक बात आती है बेटा, बुक कीपिंग। अब सवाल है कि आप देखना आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो या बुक कीपर, इस चीज़ को समझते हैं बेटा। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन। डन, इसको बोला कि बुक कीपिंग। क्या बोला? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा, डेटा को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है। फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, फंक्शन क्या होती है इसमें? रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। 1 मिनट, यहाँ पे आपके 3 काम बोले, एनालाइज नहीं बोला। क्या क्या बोला? रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। बोला आप रिकॉर्ड कर दो, लेजर बना दो, बैलेंस शीट बना दो, एनालाइज नहीं करोगे, इसका मतलब बुक कीपर तो छोटा आदमी हो गया। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्यों करवाते हैं सर? बोला ना एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिस समय ट्रांजैक्शन हुई उसी समय रिकॉर्ड कर दो। इसका मतलब अगर कोई दुकान है, आप मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो जो रिकॉर्ड कर रहा होता है, पंचिंग कर रहा होता है, वो पंच करके ट्रांजैक्शन भी कर रहा है, क्योंकि जैसे पंचिंग की ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री पास हो जाती है, तो इसका मतलब जो पंच कर रहा है वो जनरल एंट्री भी कर रहा है, उसको हम बुक कीपर भी बोल सकते हैं। कंप्लायंस, कंप्लायंस क्यों? क्योंकि इंडिया में बुक कीपिंग जरूरी है टैक्सेस वगैरह भरने के लिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड मेंटेन हो जाते हैं बेटा। बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स क्या है? पहला, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड टाइमलीनेस। ये चारों चीजें याद रखना बेटा। क्या बोला? CMOT, कमोट। क्या बोला? CMOT, कमोट। सी क्या बोला? कंसिस्टेंसी। अगर आप बुक कीपर से बुक कीपिंग कराओगे तो आपके मेथड्स और रिकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं आज चलो 10 सेल हुई भैया कल आके कर देना, क्या पता एक सेल छूट जाए। तो कंसिस्टेंसी के लिए बुक कीपिंग जरूरी है। दूसरा, मेटेरियलिटी, ओनली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट इनफ टू अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपको जो रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग में मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, और मनी इन्वॉल्व के साथ मेटेरियलिटी भी होनी चाहिए। मेटेरियलिटी, मान लिया आप
बहुत बड़ा धंधा चलाते हो, आपने आपकी दुकान में कोई मांगने वाला है, कोई पैसे मांगने वाला है, आपने उसको 10 रुपये 20 रुपये दे दिए, ये इतना मटेरियल तो नहीं है कि आपके धंधे में लॉस क्रिएट करा देगा, तो आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। मतलब आप क्या करो, एक अकाउंट बना दो, पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट का पैसा आप दे दो, जो आपके में ऑफिस बॉय उसको, भैया ये ले 1,000 रुपये, महीने में जो भी मांगने वाले हैं उसको देता जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो हम उसका खर्चा थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, 1 रुपये उसको दिया, 2 रुपये उसको दिया, सीधा लिख देंगे 1,000 रुपये हमने अपने ऑफिस बॉय को दिए, डन। तो ये होगी मटेरियलिटी। लास्ट आया ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एविडेंसेस। अब जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा उससे पूछना जो तुमने रिकॉर्डिंग की इसका कोई बेसिस है, मतलब तुमने इनवॉइस इशू किया था, साइन वाइन करवाए थे। लास्ट वन बेटा टाइमलीनेस, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन टाइमली मैनर, डन हो गया सर। अब क्या फर्क है सर दोनों में, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग में फर्क है ना बेटा। जैसे देखो कि पहला फर्क फोकस, इसका रिकॉर्डिंग पे होता है, इसका एनालिसिस पे होता है, इंटरप्रिटेशन पे होता है। मतलब ये बड़ा आप ऐसे समझो, ये है सीए और ये है ऐसे समझो कि, नहीं मैं बोलूंगा नहीं फिर आप बुरा मान जाओगे, ये है वो जो 12th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, बीकॉम वाला भी कर सकता है, डन। अगला स्कोप क्या, ये छोटा ये बड़ा है, मतलब ये अब आप कहोगे सर रिकॉर्डिंग लेजर बैलेंस ये तो बड़ी चीज नहीं है, नहीं बड़ी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो वो तुम रिकॉर्ड करो जो ऑलरेडी हुआ है, लेकिन इसके बेसिस पे डिसीजन लेना, धंधे में पैसा इन्वेस्ट कराना, ये बड़ी बात है सर। तो ये वो ब्रॉडर प्रोसेस क्या है सर, ये बेसिक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, आप ऐसे समझो ना 12th और सी है सर। डिसीजन मेकिंग यहाँ लिमिटेड है, उसको सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि मटेरियल है, ऑब्जेक्टिव है, टाइम है, बस ये सिर्फ रिकॉर्ड करना। इसका तो एक्सटेंसिव है, इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें हो रही है बेटा। चलो अगला, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सब फील्ड कौन है, मतलब इसके अंदर अंदर कौन कौन सी फील्ड है बेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको याद कर लेना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी अकाउंटिंग है, तो क्या बोला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बेटा ये सब आपको याद होना चाहिए, सबका सब। अगला, अब अकाउंटिंग का यूजर कौन है, इसको यूज कौन करते हैं बेटा, इंटरनली और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, एक्सटर्नल में जिसने आपको पैसा लगाया है, जिसने आपको पैसा उधार दिया है, आपका कस्टमर, गवर्नमेंट, पब्लिक। अब आप कहोगे सर आपने बस मुझे एक चीज बता दो, इन्वेस्टर और क्रेडिटर में फर्क क्या है। अरे इन्वेस्टर पैसा लगाता है धंधे का मालिक बनने के लिए, क्रेडिटर धंधे बिजनेस में पैसा लगाता है सिर्फ ब्याज कमाने के लिए। तो ये फर्क है बेटा, डन। अब चलो अगला देखते हैं बेटा, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। क्या अकाउंटिंग का किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना है सर। इसका इकोनॉमिक्स के साथ लेना देना है, इसका मैथमेटिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, लॉ के साथ, फाइनेंस के साथ और मैनेजमेंट के साथ। क्या बात है सर। सर समझा दो एक बार इकोनॉमिक्स। देखो अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स शेयर कंसेप्ट, जैसे कि सप्लाई का, डिमांड का, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। अकाउंट इकोनॉमिक्स के साथ साइमल्टेनियसली काम करता है। अकाउंट के इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स यूज करता है, इकोनॉमिक्स के इन्फॉर्मेशन अकाउंट यूज करता है। अकाउंट को जब डिसीजन लेना होता है सेल का, फोरकास्टिंग का, सेल को बढ़ाने का, तो इकोनॉमिक्स को भी जाके देखता है, इकोनॉमिक्स के क्या कंसेप्ट लग रहे हैं सर। चलो सर, उसके बाद बोला मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो आप समझते हो, अकाउंटिंग यूज मैथमेटिकल टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिंग इन फाइनेंशियल मॉडलिंग। दो वर्ड याद रखना बेटा, डेटा एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग। उसके बाद बोला स्टैटिस्टिक्स, हाँ यस सर, अकाउंटिंग रिलाइज ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर एनालाइजिंग डेटा एंड मेकिंग इंटरफेरेंस। फिर बोला सर लॉ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस बाय द लीगल रिक्वायरमेंट। अब आपके जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बने हुए ना, जो आप आगे जाके सीए इंटर वगैरह में पढ़ोगे, जो लॉ बनाए हुए, लॉ किसको देख के बनाए हुए हैं कि आपका अकाउंट कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं आपको ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहे जिसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिस पे टैक्सेस ज्यादा लगने चाहिए, इस तरीके की बातें को वो रिकॉर्ड करता है। फाइनेंस, ठीक बात है सर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आर क्लोजली रिलेटेड विद फाइनेंस फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट। अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अकाउंट के लिए मैनेजर का एक्सपीरियंस होना जरूरी, बहुत सालों से अकाउंटिंग की हुई, अब तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस है सर, तुम्ही को बनाएंगे अपनी कंपनी का हम सीएफओ। चलो सर, लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग की एक प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिविटी। इंसान खुद ही डिसाइड कर रहा होता है कि ये मटेरियल है या नहीं है। मतलब मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपकी एक बड़ी दुकान है, दुकान में हर दिन कोई ना कोई पैसा मांगने वाला आता है, आप क्या कहते हो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये देते हो। अब आप क्या कहोगे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो सब्जेक्टिविटी है, रिकॉर्ड करना चाहते करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। और कुछ आदमी क्या कहते हैं, नहीं सर हम ना 5,000 रुपये महीने का खर्च करते हैं देने में, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये मेरे लिए मटेरियल नहीं है। तो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। चलो अगला, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग आज भी रिकॉर्ड किसको कहते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू को। मान लिया मैं कोई एसी खरीद के लाया था, एसी की वैल्यू जब मैंने खरीदी थी 50,000 रुपये थी, और 5 साल से मैं एसी को यूज़ कर रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन से 5% का ही लगा रहा हूँ। अरे सर हिस्टोरिकल वैल्यू पे 5% का डेप्रिसिएशन आप किसके हिसाब से लगा रहे हो सर, क्योंकि ना अकाउंट्स की बुक में लिखा था कि 5% लगाना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट व्हिच मे नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वैल्यू। इसलिए क्या होता है, कभी कभी है ना, किसी किसी आदमी का बैलेंस शीट देखोगे ना, तो उसमें इतने सारे एसेट होते हैं, मतलब वैल्यू में इतने बड़े हैं, लेकिन एक्चुअली में उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है। चलो सर अगला, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। अकाउंटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। अरे मतलब नहीं नहीं सर, देखो मैंने वैसे आपको बोला हुआ है कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी वो
इन्फिनाइट पीरियड तक के लिए जाती है, लेकिन इसकी अनसर्टेनिटी है। मतलब कैसे सर? देखो, अकाउंटिंग कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट और चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन। अकाउंटिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। अकाउंट के साथ दूसरे दूसरे सब्जेक्ट या सब फील्ड मिलके, जैसे इसके साथ अगर कोई दूसरा डोमेन इकोनॉमिक्स आ जाएगा तो मिलके डिमांड और सप्लाई के और तुम्हारे करंट सेल को चेक करके वो शायद कुछ प्रिडिक्ट करे। अकाउंट अकेले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कन्फ्लिक्ट प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में समटाइम कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अब इसके अंदर ना बहुत सारे लॉज लिखे हुए हैं अलग स्टैंडर्ड में, और अलग अलग स्टैंडर्ड में एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब इसको बाद में समझेंगे, आप बस ऐसे याद कर लो इसको। एस्टिमेट एंड जजमेंट, बहुत सारी चीजें एस्टिमेट या फिर तुम्हारे पर्सनल जजमेंट पे भी डिपेंडेंट है। जैसे कि याद करो बचपन में तुम लोग लगाते थे बेड डेट, आपके डेटर में से आपने बोला कि 5% डेटर डूब सकता है, उसको आपने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तुमको कैसे पता कि डाउटफुल है? और 5% ही डाउटफुल है, क्या पता 10% हो। तो ये क्या बोला, किस पे डिपेंडेंट है? एस्टिमेट और जजमेंट पे। नेक्स्ट बेटा, नॉन मोनेटरी फैक्टर, ये सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है? मोनेटरी फैक्टर को। इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हारे दूसरे डायरेक्टर को लेके ऑफिस से भाग गया, तुम कह रहे हो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे मजाक वाली बात है, लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ उसको कहता है जिसमें मोनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हो। अगर कोई मोनेटरी टर्म इन्वॉल्व नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझो ना कि मुझे ऐसा प्रिडिक्ट हो रहा है, मुझे ऐसा प्रिडिक्ट हो रहा है कि आगे चल के मेरी सेल बिल्कुल जीरो ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि मेरे इंप्लॉय चीटिंग कर रहे हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मुझे इसका प्रोविजन बनाना चाहिए, पर मैं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना रहा क्योंकि मैं उसको मोनेटरी टर्म में क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। इन्फ्लेशन, हम रिकॉर्ड ही नहीं करते इन्फ्लेशन को। चेंजेस इकोनॉमिक कंडीशन, हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, लिमिटेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं बेटा। अब मोस्ट 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 जो मैं आपको बोला था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार लिखने के लिए आते हैं। ये तो मैं आपको ट्रू फॉल्स के लिए बताया था, कई बार कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, मैंने इसको क्रैक डाउन किया है पॉइंटर्स में। पहला, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, पब्लिक गुड, डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी, अकाउंटेंट एक आदमी है। देखो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, अकाउंटेंट पोजेसेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल इन द फाइनेंशियल मैटर, बहुत बार काम करके उसको अब नॉलेज हो गई है, वो अच्छी समझ रखता है। दूसरा, पब्लिक गुड, अकाउंटेंट कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक गुड बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पब्लिक का भला सोचता है वो। फाइनेंशियल डिसीजन, अकाउंटिंग असिस्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। आप बोलोगे सर डिसीजन तो सीए लेता है, लेकिन उसको वो डेटा बनाकर किसने दिया? अकाउंटेंट ने, तो अकाउंटेंट की वैल्यू है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अकाउंटेंट प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोसेसेस सोशल चेंजेस, अकाउंटेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द सोशल चेंजेस एंड वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस। देखो इंस्टीट्यूट ना अपने आंसर को अपने आंसर ही मांगता है, तो आप कोशिश करना कि इसको याद कर लो, मैंने इंस्टीट्यूट के ही उस बुक से इन आंसर्स को बनाया है। स्किल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंट, अब क्या होना चाहिए सर? उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अगला, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, मतलब चीज़ों को मतलब एनालिसिस करके सोचे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। ये लेबर की तरह नहीं कि डेटा लिया और फीड कर दिया। एक्सपीरियंस, एटलीस्ट कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, अब अगला, एरिया ऑफ सर्विस ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट किन किन एरिया में काम कर सकता है? देखो सर, पहला मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकता है, मतलब जनरल बनाना, लेजर बनाना। ऑडिटिंग कर सकता है, ऑडिटिंग का मतलब बुक्स को चेक करना। इंटरनल ऑडिटिंग, कई बार वो ऑडिटिंग से एक छोटा कंसेप्ट होता है इंटरनल ऑडिट, मतलब जिसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है कि तुम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को चेक करो कि गलतियां हो कहाँ रही है, आखिर क्यों रेवेन्यू बार बार कम हो जा रहा है। टैक्सेशन में भी अकाउंटेंट टैक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब कैलकुलेट करने में कि आपका सही टैक्स कितना बनता है सर। अगला, कॉस्ट एनालिसिस में, किसी गुड्स में अगर आप उसको 20 रुपए में बेचते हो, आपने बोला कि सर इसको बनाने में हमारा 15 रुपए कॉस्ट लगता है, तो अकाउंटेंट इसको एनालिसिस करके बता देगा किस किस कंपोनेंट में आपका कितना कितना पैसा जा रहा है, ब्रेक डाउन करता है। कई बार कुछ मैन्युफैक्चरिंग फर्म ऐसी होती है जो पैसा कमा भी रही है लेकिन खर्च भी कर रही है, लेकिन बच कुछ नहीं रहा और मार्केट में उसी रेट में ही बिकेगा, उससे ज़्यादा में बिक नहीं सकता, तो कॉस्ट एनालिसिस करानी पड़ती है। और अकाउंटेंट को बहुत एक्सपीरियंस होता है अकाउंटिंग कर करके कि कौन सा कंपोनेंट कितना जा रहा है। कई बार क्या होता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है लेकिन नेट प्रॉफिट बेकार है, जिसकी वजह से आप फर्म बंद कर देते हो, तो वो एनालिसिस करके बताता है सर कौन से खर्चे अवॉइड किए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प करता है और अदर सर्विसेज जैसे सेक्रेटरियल वर्क फॉर कंपनीज, क्लब एंड एसोसिएशन, लीगल एडवाइस,
कंपनी फॉर्मेशन, क्या बात है, कंपनी भी बना देते हैं ये लोग, लिक्विडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन और आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो अब आप इसको याद कर लेना, भूलना नहीं, कहीं आप ऐसा ना बोलने लगना सर ये तो सीए का काम है, नहीं, ये भी किसका काम है, अकाउंटेंट का। क्या क्या बोला, बुक्स मेंटेन करना, ऑडिटिंग करना, इंटरनल ऑडिटिंग करना, टैक्सेशन, कॉस्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ अदर सर्विसेज भी। चलो सर, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे कि रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन वेरियस सेक्टर। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है बेटा, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल को बहुत ध्यान से देखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है, सबसे पहले क्वालिफाइड पर्सनल इन अकाउंटिंग, जिसको ICAI रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, वो उसको एफिलिएट करती है, डिग्री देती है। दूसरा, इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी प्राइवेट फर्म बना के कंपनीज को हेल्प करते हैं शुरू से लेके एंड तक, कंपनी के बनने से लेके कंपनी के ग्रोथ तक। और अगर कल को कंपनी बंद हो रही है या किसी आर्बिट्रेशन में आ गई है तो उसके क्लोजर में भी आपको हेल्प करती है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस में भी मदद करती है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन और स्पेंडिंग में आपको मदद करती है। तो ये हो गया गवर्नमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का रूल। तो अगर एग्जाम में रूल आए तो आप ये 4 हेडिंग्स बना के उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देना, मेरा काम आपको याद कराने का है। रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, पहला मैंने आपको बताया था इन वेरियस सेक्टर, तो मैंने आपको यहाँ पे तीनों सेक्टर बताए थे बेटा, प्राइवेट, पब्लिक और अलग से फिजिकल पॉलिसीज में भी। चलो सर, उसके बाद रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, पहला फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, कॉस्टिंग एंड बजटिंग, एस्टिमेटिंग एंड ट्रेजरी। बेटा इसको ऐसे याद रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस का मतलब असिस्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दूसरा मैंने बोला कॉस्टिंग एंड बजटिंग, हेल्प कॉस्ट कंट्रोल या कंट्रोल द कॉस्ट एंड एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, provide expertise in estimating financial need and managing cash flow. And comes to the last point, second last point, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट PSE, पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या रोल है बेटा। सबसे पहला फिर भाई फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको पता है कितनी दिक्कतें हैं, एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर फाइनेंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, पब्लिक डिस्क्लोजर, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट दैट आर अंडरस्टैंडेबल टू द जनरल पब्लिक। अब गवर्नमेंट भी तो बहुत सारे पैसे कमाती है टैक्सेस के फॉर्म में और भी बहुत सारे फॉर्म्स में, तो उसको भी मेंटेन करवाती है कि आपका अकाउंट ऐसे होना चाहिए। चलो सर, अगला रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फिस्कल फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक गुड। अब वही 3 बातें जो मैंने आपको बोली वही बार बार रिपीट कर देना और आपने आंसर को बना लें। जैसे पब्लिक गुड में एडवोकेट फॉर पॉलिसीज दैट बेनिफिट द पब्लिक एंड द नेशन एज अ होल। अभी आप मेरी बात सुनो बेटा, अगर आपको ये नोट चाहिए आप अब कमेंट में जाके लिख देना, मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूँगा, ठीक। चलो सर, ये हमारा एक नया बैच आ रहा है, आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज के साथ इसको शेयर कर लेना। चलो सर, ये वाला खत्म हुआ, अब जल्दी से अगला वीडियो देखो, वो और तेजी से खत्म हो रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।